हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर। अब पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपको बताया गया कि मनुष्य में जो पाचन होता है, पाचन के लिए उसके दो भाग बताए गए, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियाँ। तो आहार नाल पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, पाचन में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो पाचन में सहायक ग्रंथियाँ, पहली ग्रंथि हमारी लार ग्रंथ। जो लार ग्रंथि है यह हमारे मुख गुहा में खुलती है, यहाँ पर पाई जाती है और मुख गुहा में खुलती है। जो लार बनता है इसी सलाइवरी ग्लैंड से बनता है, लार ग्रंथ से बनता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य यह है कि इसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यह जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वह जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो स्टार्च रहता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसी कारण जब हम रोटी को चबाते हैं कुछ समय तक तो रोटी हमको मीठी लगती है। और इसमें एक और एंजाइम पाई जाता है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह जो जीवाणु रहते हैं, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु जो रहते हैं, उनको यह नष्ट करने में सहायता करता है, उनको यह नष्ट करता है। दूसरी पाचक ग्रंथ जो है हमारी, दूसरी पाचक ग्रंथ जो सहायक पाचक ग्रंथ है वह है यकृत। जो यकृत है, यकृत का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। और इसमें पित्त का निर्माण होता है। स्पेशली किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। और पित्त का कार्य यह होता है कि जो आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में आता है तो उसका जो अम्लीय माध्यम रहता है उसको यह समाप्त करके क्षारीय माध्यम में यह कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो अन्य इसका जो कार्य है, यह जो अमोनिया होती है, अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में। हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें जो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, उसको जो यकृत रहता है वह किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और वह हमारे शरीर से बाहर, मूत्र के साथ वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद है यह ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो एक्स्ट्रा भोज पदार्थ बचता है, जो हमारे शरीर द्वारा कंज्यूम किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ भोज पदार्थ रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, उसको यह ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और यकृत में वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। भविष्य में जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन जो रहता है फूड मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है शरीर के द्वारा। इसके साथ साथ जो पित्त यकृत होता है वह हिपैरिन नामक एक पदार्थ का स्रावण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो रक्त रहता है, कोशिकाओं, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाओं में यह जो ब्लड रहता है वह क्लॉट नहीं होता, रक्त जो रहता है वह जमता नहीं है। तीसरी हमारी जो पाचन में सहायक ग्रंथि है वह है अग्नाशय। तीसरी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, अग्नाशय। देखिए, जो ये अग्नाशय है यह हमारे शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयी रस का निर्माण होता है और इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं वे भोज पदार्थों में पाए जाने वाले जो तीनों मुख्य अवयव हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तीनों का पाचन यह करता है। इसके जो अग्नाशयी रस रहता है उसमें तीनों के पाचन के लिए इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अग्नाशय का एक बहुत बड़ा रोल है इंसुलिन के निर्माण में। जो अग्नाशय होता है वह इंसुलिन का निर्माण करता है और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, शुगर की जो मात्रा होती है, उसको नियंत्रित करता है। और इसी इंसुलिन की सहायता से जो वह शर्करा रहती है कोशिकाओं में पहुंचती है और वहां पर उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है तो उस स्थिति में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को कहते हैं शुगर रोग या डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग हो जाता है अगर इंसुलिन की कमी होती है। अगला है आपका चौथा जो
पाचन में सहायक ग्रंथि है वह है आपकी जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि है यह आमाशय की दीवारों में पाई जाती है और इससे जठर रस का स्रावण होता है। जो जठर रस होता है उसमें होता क्या है कि जठर रस में आपका पेप्सिन, जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और यह जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है यह स्पेशली प्रोटीन का पाचन करता है और इसके साथ साथ यह HCl अम्ल का स्रावण करती है। जठर ग्रंथि जो रहती है जो आमाशय में जो माध्यम रहता है उसको अम्लीय कर देता है और साथ साथ जो जीवाणु आए रहते हैं उनको नष्ट कर देता है। और तीसरा यह श्लेष्म का भी सिक्रीशन करती हैं, स्रावण करती हैं। जो श्लेष्म रहता है वह आमाशय की दीवारों को HCl से बचाने में सहायता करता है। अगली हमारी पांचवी जो पाचन में सहायक ग्रंथि है वह है आंतरिक ग्रंथ। जो आंतरिक ग्रंथि होती है यह छोटी आंत की दीवारों में पाई जाती है और इससे आंतरिक रस का स्रावण होता है। और जो वह आंतरिक रस होता है वह जैसे अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार के जो पदार्थ रहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है, ठीक इसी तरह आंतरिक रस जो होती है, आंतरिक रस जो होता है उसमें भी तीनों प्रकार के पदार्थों को पचाने के लिए पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पाचन कैसे होता है। देखिए, पाचन हमारा मुख गुहा से प्रारंभ होता है। जैसे ही हम भोजन को मुख में रखते हैं और दांतों की सहायता से और जिह्वा की सहायता से उसको चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड जो रहती हैं, लार ग्रंथि जो रहती हैं, वह श्लेष जो लार होता है उसका स्रावण करती है और भोजन में वो अच्छी तरह से मिलता है। तो लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वह करता क्या है कि वह जो स्टार्च रहता है, जो मंड रहता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वो किस में कन्वर्ट कर देता है? टाइलिन जो रहता है वो मंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण रोटी कुछ समय तक चबाने पर मीठी लगती है। इसके साथ साथ इसके बाद दूसरा जो भोजन का पाचन होता है, दूसरा स्थान आता है आपका आमाशय। जो आमाशय होता है उसमें जठर रस सिक्रिट होता है जठर ग्रंथि द्वारा और उसमें आपका जो प्रोटीन रहता है वह जो प्रोटीन रहता है वह पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन्स में टूट जाता है। किसकी सहायता से टूटता है? जो पेप्सिन नामक एंजाइम रहता है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो आपका जठर रस में रहता है वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। और जो HCl रहता है वह भोजन के साथ जो जीवाणु आए रहते हैं उन जीवाणुओं को वह नष्ट कर देता है। इसके बाद जो मुख्य पाचन होता है हमारे शरीर का वह कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पहले जब भोजन पहुंचता है तो उसमें आकर पित्त मिलता है। जो पित्त मिलता है तो आमाशय में जो अम्लीय माध्यम भोजन का रहता है उसको क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है और वसा को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद फिर जो यह जो आपका अग्नाशय रहता है, अग्नाशय का अग्नाशयी रस आकर मिलता है। जो अग्नाशयी रस होता है उसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम रहते हैं जो प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। और उसी में आंतरिक रस भी आकर मिल जाता है। जो आंतरिक ग्रंथि रहती है उससे जो सिक्रिट होता है आंतरिक रस वह भी आकर मिलता है। और इस तरीके से जो हमारी छोटी आंत रहती है, छोटी आंत में ही बचा हुआ जो प्रोटीन रहता है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है और वसा, इन सब का पाचन हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद आपका जो आमाशय होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। और जो छोटी आंत रहती है इसमें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है। अब यहां पर देखेंगे कि वसा का पाचन और कहीं नहीं हुआ था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में हुआ था। जो बचा हुआ शेष रहता है उसका पाचन कहां होता है? छोटी आंत में।
आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। जो अवशेष प्रोटीन बचा हुआ प्रोटीन रहता है और जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ रहता है उसका भी पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है और वहीं पर उसका अवशोषण भी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन से संबंधित जितने भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे।